मजा होली के रंगों का तो साली लूट जाती है। हमारे बुंदेलखंड में जीजा और साली की होली बड़ी महत्वपूर्ण है। तो मजा होली के रंगों का तो साली लूट जाती है, जो पकड़ो दूसरी यारो तो पहली छूट जाती है। क्या बात, ये होली में होता है। जो पकड़ो दूसरी यारो तो पहली छूट जाती है, मोहल्ले से परे जाकर भले आंखें लड़ा लो तुम। मोहल्ले से परे जाकर भले आंखें लड़ा लो तुम, पड़ोसन को अगर देखो तो बीबी रूठ जाती है। बहुत खूब। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड के एक जाने माने हास्य व्यंग के वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, जिनका अपना बुंदेलखंड में एक स्पेशल ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनकी परिचय के लिए वो मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मिलते हैं सत्य प्रकाश ताम्रकार सत्य जी से। नमस्कार ताम्रकार जी। नमस्कार नमस्कार खरे साहब। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि बंजारा बीट्स बहुत अच्छा काम कर रही है। ये इस सराहनीय काम के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप हास्य व्यंग के जाने माने प्रोधा हैं, कवि हैं, तो सत्य जी आप हमें ये बताइए कि असल में हास्य व्यंग होता क्या है और क्या फर्क है इन दोनों में? देखिए, हास्य और व्यंग में थोड़ा सा फर्क होता है। हास्य क्या है कि आपके ओंठों पर हंसी लाता है। उसका उद्देश्य कोई संदेश देना नहीं होता है। आपको ज्यादा सोचने के लिए कुछ नहीं होता है। उसमें लॉजिक लगाने की जरूरत लॉजिक लगाने की बात नहीं है। आपको अपने दिमाग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। बस रचना पढ़ेगा कवि और आपके चेहरों पर सहज भाव से एक मुस्कान आ जाएगी जी। और क्या है, हास्य का बड़ा महत्व है जी। क्योंकि आजकल के जीवन में आपाधापी में व्यक्तियों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब होती है। हाँ, विषाद ज्यादा आ गया। इतना विषाद है, इतना चिंता है, इतनी परेशानियां हैं। एक न एक व्यक्ति किसी न किसी चीज से परेशान ज्यादा है। जी जी। चिंतन में ज्यादा रहता है, खोया खोया रहता है। उसके चेहरे पर हंसी नहीं आ पाती है। उसे ऐसा विषय नहीं मिलता कि वो हंसी। तो ऐसे समय में ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप किसी रोनी सूरत के चेहरे को मुस्कुराहट दे दे तो बड़ा काम हो जाता है। उदाहरण के लिए आप अपनी कोई रचना के द्वारा इसको साबित करें। देखिए, जैसे भी होली का त्योहार गुजरा, अभी निकला है, मदन का उत्साह है, हास्य व्यंग का बड़ा महत्व है। इसमें लोग हंसी और होली को एक पर्याय के रूप में मानते हैं जी। एक तो मैं आपको 4 पंक्तियों से बता दूं, इसमें शुद्ध हास्य है और कुछ नहीं है। होली का त्योहार है तो 4 पंक्तियां सुनिएगा आप कि मजा होली के रंगों का तो साली लूट जाती है। हमारे बुंदेलखंड में जीजा और साली की होली बड़ी महत्वपूर्ण है। तो मजा होली के रंगों का तो साली लूट जाती है, जो पकड़ो दूसरी यारो तो पहली छूट जाती है। क्या बात, ये होली में होता है। जो पकड़ो दूसरी यारो तो पहली छूट जाती है, मोहल्ले से परे जाकर भले आंखें लड़ा लो तुम। मोहल्ले से परे जाकर भले आंखें लड़ा लो तुम, पड़ोसन को अगर देखो तो बीबी रूठ जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये हास्य है। हास्य है। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई जी। हास्य की रचना का काम पूरा हो गया। कवि का दायित्व पूरा हो गया। कवि का दायित्व पूरा हो गया। ये हास्य है। तो इसके अलग हटके दूसरी डेफिनेशन व्यंग किसे कहेंगे? देखिए, और मैं आपको हास्य के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, फिर व्यंग्य के ऊपर आता हूं जी। जैसे आपके चेहरे पर हंसी आई, हास्य में रस 9 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक श्रृंगार में हास्य का मिश्रण कैसे हो जाता है जी, ये भी आपको बता देते जी। रचना आपको कहीं ऐसे लगेगी ये तो श्रृंगार है जी, क्योंकि किसी युवती के रूप का श्रृंगार का वर्णन किया जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं, लेकिन उसमें भी हास्य पैदा हो जाता है। एक आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए, कभी अपनी पत्नी को देखता है और
श्रृंगार का वर्णन कर रहा है जी कि काली काली सूरत पर बिखरे काले बाल हैं। अब उसकी पत्नी काली है और काले बाल हैं, जैसा देखा वैसा वो लिख रहा है। जी काली काली सूरत पर बिखरे काले बाल हैं, हाथ में बेलन लिए और फूले फूले गाल हैं। बात को चल रहा मुंह चक्की जैसा, आंखें लाल लाल हैं। क्या मुद्रा है देखिए। जी चल रहा मुंह चक्की जैसा, आंखें लाल लाल हैं, काहे को सत्य से नाराज हो रही हो, वाकई में तुम बड़ी हसीन लग रही। क्या बात है। काहे को सत्य से नाराज हो रही हो, वाकई में तुम बड़ी हसीन लग रही हो, क्योंकि धर्मेंद्र ने शोले में कहा है कि कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है, और भी हसीन हो जाती है, और भी हसीन हो जाती है। बहुत शानदार। और हाँ, आप व्यंग्य की बात कर रहे थे। व्यंग्य में थोड़ा सा हास्य से हटके चलना पड़ता है। हास्य में केवल हंसी का बात है, लेकिन जब व्यंग्य की बात होती है तो किसी न किसी विषय पर, किसी न किसी विसंगति पर चोट करना है, कटाक्ष करना, कटाक्ष करना है। आप व्यंग्य को सुने तो कहीं ना कहीं आपको टीस उठे एक बन, और कुछ सोचने पर आप मजबूर हो जाएं, तो वो व्यंग्य होता है। कटाक्ष के रूप में उस बात को कहना, व्यंजना के रूप में, अभिधा के रूप में नहीं। अगर जब व्यंजना की बात की जाएगी तभी व्यंग्य निकले। जैसे बहुत से व्यंग्य आपने सुने होंगे, पुलिस प्रशासन पर लोग बहुत तरीके से व्यंग्य करते हैं जी। एक व्यंग्य मैं आपको सुनाता हूं, और इस व्यंग्य की खासियत देखिए आप, कटाक्ष इसमें भी है जी, व्यंग्य है, और वो व्यंग्य और अच्छा हो जाता है कि जब हम जिस पर व्यंग्य कर रहे हैं उससे उस व्यंग्य को सुन के बुरा ना लगे, हाँ तो और अच्छी बात है जी। ये जो मैं व्यंग्य आपको सुना रहा हूं, ये मंच पर जब मैंने इस व्यंग्य को पढ़ा तो एक दरोगा जी ने आकर के मुझे माला पहनाई। अच्छा अच्छा। जबकि दरोगा जी पर ही व्यंग्य है। जी सुनिएगा आप, व्यंग्य सुनिएगा और फिर आनंद लीजिएगा आप। कि अखबार में समाचार आया, एक दरोगा जी को बंदर ने काट खाया। अखबार में समाचार आया, एक दरोगा जी को बंदर ने काट खाया। दरोगा जी को अस्पताल में भर्ती कराया। क्या बात, जहां उनके स्वास्थ्य में सुधार आया। जी ये समाचार है। दरोगा जी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनके स्वास्थ्य में सुधार आया। इस समाचार में भी अखबार वालों ने बहुत कुछ छुपाया है जी। बंदर के स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं बताया। जी इस समाचार में भी अखबार वालों ने बहुत कुछ छुपाया है, बंदर के स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं बताया है। अरे दरोगा तो स्वस्थ होकर घर गया होगा, जबकि बंदर तो काटते ही मर गया होगा। बंदर तो काटते ही मर गया होगा। देखिए ये व्यंग्य होता है, इसे व्यंग्य कहते हैं। जी। सत्यप्रकाश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, आप कहाँ के रहने वाले हैं असल में? मैं बेसिकली तो मेरा जन्म उमरानीपुर में हुआ, और शिक्षा मेरी गुरुसराय हुई, खीर इंटर कॉलेज गुरुसराय में मेरी शिक्षा हुई। उसके बाद झांसी आ गया, झांसी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, और फिर बीएचईएल में आ गया। बीएचईएल में आपने कितने वर्ष सेवाएं दी? बीएचईएल में मैंने लगभग 40 वर्ष की सेवाएं दी। किस पद से आप सेवानिवृत्त हुए? मैं भर्ती तो चार्जमैन से हुआ था, और सेवानिवृत्ति के समय पर एग्जीक्यूटिव एडिशनल इंजीनियर के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ। अभी जनवरी 20 में ही रिटायर्ड हुआ हूँ। ताम्रकार जी, आपका ये जो कवि मन है, ये कब चलायमान हुआ जिसकी वजह से आज आपको इतनी ख्याति मिली हुई है? क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए तो आपने बीएचईएल ज्वाइन किया, लेकिन कविता मन आपका कब आंदोलित हुआ? देखिए, ये जो कविता की कला है, ये मुख्य रूप से मां सरस्वती की कृपा होती है। किसी भी व्यक्ति को कभी बनाया नहीं जा सकता, कभी पैदा होता है। तो ये लक्षण बचपन से ही रहे, और जैसे कि बीज पड़ा होता है जमीन पर, जब उसमें खाद पानी मिलता है
हाँ, तो पनपने लगता तो पनपने लगता है। कक्षा 6 में जब मैं पढ़ता था तो विद्यालय में कोई कार्यक्रम था, तब छोटी सी रचना मैंने लिखी थी। 2 पंक्तियां उसकी याद है, मुझे पूरी रचना याद नहीं है जी। वो भी देखिए प्रारंभ में भी हास्य से हुआ था जी। रचना बहुत छोटी सी थी। करूं वंदना आपकी श्री जलेबी महारानी, बहुत मिठाई खाई लेकिन पाया ना तुम सासानी। ये मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं। बचपन की जो तो ये तुकबंदी। तुकबंदी करके जोड़ करके वो जलेबी पर मैंने एक रचना लिखी थी कक्षा 6 में। ये प्रारंभ था। तनकर जी, आपका ये जो उपनाम है सत्य, इसका उद्गम कैसे हुआ? क्योंकि जो भी रचनाकार या कवि या लेखक होते हैं उनका इससे बड़ा गहरा संबंध होता है। इसके पीछे क्या कारण है जो आपने अपने आप को सत्य लिखा? क्या है कि बचपन से ही मेरी एक आदत थी कि मैं झूठ नहीं बोलता। विद्यालय में कई बार ऐसी घटना हुआ करती थी कि क्लास में जब अध्यापक नहीं है और बच्चे लड़ते थे, झगड़ते थे, और उसी दौरान अध्यापक महोदय हमारे आ जाते थे, तो किसने क्या किया आपसे पूछते थे? ये मुझसे पूछा जाता। अच्छा अच्छा। हमारे गुरुजी क्या करते थे, सब बैठ जाएंगे, सत्य तुम बताओ क्या होगा। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि शायद मेरा जो नाम सत्य है, शायद मेरे गुरुजी इस नाम को यथा नाम तथा गुण मानते हैं और सत्यापित भी वो मुझे सत्य मानते हैं कि ये सत्य सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। और ऐसा था भी और ऐसा आज तक भी है कि मेरे को झूठ बोलना नहीं आता। तनकर जी, एक बात और बताइए कि आपने बुंदेलखंड में कहाँ कहाँ अपनी रचनाओं का काव्य पाठ किया और कहाँ कहाँ आपको सबसे ज्यादा सराहना मिली? देखिए, बुंदेलखंड में तो शायद ही आसपास के कोई शहर बचे हों, गांव बचे हों। बहुत जगह कार्यक्रम किए हैं, 40 साल से कर रहा हूँ जी। आसपास के क्षेत्र के हर जहां जहां भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो आपका उरई हो, चाहे झांसी हो या ललितपुर हो, आसपास के टीकमगढ़ हो, ग्वालियर हो, दतिया हो, ये आसपास के सारे क्षेत्र तो है ही। इसके अलावा बेंगलोर भी गया हूँ, हैदराबाद भी गया हूँ, गोवा भी गया हूँ, दिल्ली भी, कुछ दूर दूर के कार्यक्रम भी पड़े, बनारस पड़े जी। तो जहां जहां से कार्यक्रम आ जाते हैं, और मैंने किसी से कभी ये नहीं कहा कि मुझे कवि सम्मेलन में बुलाइए जी। जिसने मुझे बुला लिया तो मैं चला जाता हूँ, फिर वो बार-बार बुलाता रहता है, सेवा करता हूँ जी। और जीविकोपार्जन तो मेरा कविता नहीं है, इसलिए माँ सरस्वती की कृपा से साहित्य की सेवा का भाव रखता हूँ जी। तनकर जी, एक और बात बताइए कि आपको इस काव्य पाठ के दौरान कहाँ कहाँ आपको सम्मानों से नवाजा गया? देखिए, सम्मान तो बहुत जगह मिले हैं। मुख्य जो आपके सम्मान रहे, जैसे दिल्ली में सम्मान मिला था, जयपुर का महामूर्ख सम्मेलन होता है उसमें सम्मान मिला था, लेकिन एक सम्मान मुझे बहुत अच्छा जहां मुझे लगा था, फर्रुखाबाद महोत्सव में जी 3 या 4 कवियों को सम्मानित किया गया था। अच्छा। उसमें किसी को बताया नहीं गया था कि किसका सम्मान होना है। अच्छा, अचानक अनाउंस किया था। अचानक कैसे था कि जो 14 कवि काव्य पाठ कर रहे थे मंच पर, सामने श्रोताओं की श्रृंखला में जजेस लोग बैठे हुए थे, उन्होंने पहले दौर में सुन करके 4 लोगों का सम्मान वही निर्धारित किया था। अच्छा। वहां मुझे महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ये पूर्ण निर्धारित नहीं था और सम्मान मिला है। तो क्या आपको उस रचना का स्मरण है? अगर आप चाहें तो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, रचना उस समय मैंने एक रचना पढ़ी थी, महाभारत। उस रचना पर मेरे को सम्मान मिला था। तो अगर वो रचना की कुछ पंक्तियां थोड़ा से उस पंक्ति जरूर आपको जी। कि कल रात किसी ने मेरी घंटी बजाई, मैंने पूछा कौन है भाई? दरवाजा खोला तो आश्चर्य में पड़े थे क्योंकि सामने भगवान कृष्ण खड़े थे। मैंने पूछा, प्रभु यह स्वप्न है कि वास्तविकता? वे बोले, है जानने की क्या आवश्यकता? क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? थोड़ा सा माखन नहीं खिलाओगे? मैंने कहा, कान्हा यह द्वापर नहीं कलयुग है,
माखन नहीं, चाय मिलेगी, आधे आधे कप चलेगी। यह सुनकर वो मुस्कुराए, हमारे ड्राइंग रूम के अंदर आए और सामने लगे एक चित्र को देखकर चकराए। मुझसे बोले, सत्य है किसका चित्र है? कोई देवता तो नहीं, किंतु मानव चित्र है। मैंने कहा, प्रभु आप भी अच्छा मजाक करना जानते हो, अमिताभ बच्चन को नहीं पहचानते हो? अच्छा। और अभी आपने पीछे नहीं देखा है, वह जो अर्धनग्न युवती की तस्वीर है वह देखा है। क्या बात। आज आपके मंदिर में सिर्फ एक अगरबत्ती जल रही है और मुकद्दर का सिकंदर अभी भी हाउसफुल चल रही है, अभी भी हाउसफुल चल रही है। रचना और आगे है। हाँ, एक हंस आपको मैंने सुनाया। जी। सती जी, आपके इस काव्य यात्रा के दौरान बहुत सारे विडंबनाएं भी आती हैं। जॉब की तरफ से भी, जहां आप काम करते हैं वहां से भी बहुत ज्यादा सहयोग कई जगह नहीं मिलता, फिर भी आप आगे बढ़ते रहे। इसका श्रेय आप किसको देते हैं? देखिए, इसका श्रेय अगर मैं आपको बहुत सच कहूं तो प्रारंभ में मैं मंचों पर नहीं जाता था, कविता लिखी डायरी में रख लेता था। मुख्य रूप से बाहर निकल के काव्य पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली मेरी पत्नी है जी। यानी कि जैसा कि ऐसा कहा जाता है और है हर भी, सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी का हाथ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को जी। महाकवि बनाने में रत्नावली का हाथ रहा जी। तो मुझे भी यहाँ तक पहुंचाने में मेरी पत्नी का हाथ बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा सा कम रहा। अगर उसका हाथ और तेज होता तो मैं भी तुलसीदास बन जाता। सती जी, आपकी पत्नी को आपके द्वारा रचित वो कौन सी रचना है जो उन्हें बहुत भाती है? हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, एक रचना है, देखिए उसमें भी बड़ी विसंगति वाली रचना है। जैसे मैंने आपको कहा कि व्यंग आपको सोचने पर मजबूर करता है। कभी कभी व्यंग इतना सोचने पर मजबूर करता है कि आपकी आंखों में नमी भी ला देता है। ये व्यंग की वो ताकत होती है। ये रचना मेरी पत्नी को बहुत पसंद है। वो व्यंग आपको सुनाता हूँ। स्वागत। देखिए, माँ से संबंधित आपने बहुत रचनाएं सुनी होगी, लेकिन व्यंग के रूप में आपने नहीं सुनी होगी। बहुत शायरों ने, बहुत कवियों ने माँ से संदर्भ से रचनाएं लिखी हैं, लेकिन एक व्यंग के कवि ने लिखा है और वो मेरी पत्नी को बहुत पसंद है। ये रचना सुनिए जरूर। कि देखने वालों का तो दिमाग ही चकरा गया, देखने वालों का तो दिमाग ही चकरा गया, उसका स्कूटर खुली सड़क पर खंबे से टकरा गया। उसका स्कूटर खुली सड़क पर खंबे से टकरा गया। दर्द से छटपटाते हुए जब वो कराहा तो अर्धमूर्छित अवस्था में उसने मां को पुकारा। दर्द से छटपटाते हुए जब वो कराहा तो अर्धमूर्छित अवस्था में उसने मां को पुकारा। अर्थात ये बात हमारी सुसुप्त सुषुम्ना बताती है कि आड़े वक्त में मां ही याद आती है। क्या बात। अर्थात ये बात मेरी सुसुप्त सुषुम्ना बताती है कि आड़े वक्त में मां ही याद आती है। धीरे धीरे उसकी पीड़ा कम हुई। और व्यंग देखिए, धीरे धीरे उसकी पीड़ा कम हुई और आत्मग्लानि से उसकी आंख नम हुई, क्योंकि वो मां की ममता को तोड़कर आ रहा था। अपनी बूढ़ी मां को वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहा था। अपनी बूढ़ी मां को वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहा था। वाकई बहुत स्पेशल है आपकी अभिव्यक्ति। सती जी, जैसा कि आमतौर पर रचनाकार जो रचनाएं लिखते हैं, आपने इस विधा को यानी हास्य विधा को, व्यंग विधा को ही क्यों चुना? क्योंकि इसके अलावा भी आपने कभी कोई रचनाएं लिखी हैं? नहीं, रचनाएं तो देखिए और भी रस में लिखी हैं। भक्ति रस पे ही रचनाएं हुई हैं, गजल भी मैंने लिखी हैं। तो क्या आपको इसमें ज्यादा सराहना मिली इसलिए आप आगे बढ़ते गए, या इसके पीछे कुछ और भी कारण है जो आप किसी को बताते नहीं है? नहीं, कारण कुछ और नहीं। एक्चुअली क्या होता है, प्रारंभ में मैंने हास्य लिखा जी और व्यंग लिखा, तो आम जनता में, हमारे साथियों में मेरा एक छवि बन गई। तो मंचों पर जब भी मुझे बुलाया जाता, हास्य व्यंग के लिए बुलाया। हाँ। यद्यपि गजलें भी मैंने लिखी हैं और भी छंद लिखे हैं जी। और लेकिन कभी छटपटाता है
तो मैं केवल गद्य में लिखता था, लेकिन छंद वही लिखा। तो और भी विधा में छंद लिखे, लेकिन उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। मैंने कहा यार छंद तो पढ़ना है, तो मैंने व्यंग में भी छंद लिखे। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के साथ एक आध छंद शेयर करें। क्या है कि छंद का लिखने का शौक है, तो मैंने कहा वो पढ़ना है। तो देखिए ऐसा मतलब छंद कैसे निकले, छंद में भी व्यंग लिखा जा सकता। जी जी जी, सुनिएगा साहब। एक दिन सपने में आए लक्ष्मी नारायण, घनाक्षरी छंद है। एक दिन सपने में आए लक्ष्मी नारायण, बोले सत्य मन चाह वर मांग लीजिए। एक दिन सपने में आए लक्ष्मी नारायण, बोले सत्य मन चाह वर मांग लीजिए। राज पाट यश धन दौलत जो चाहते हो, मांगो मांगने में ना संकोच कुछ कीजिए। राज पाट यश धन दौलत जो चाहते हो, मांगो मांगने में ना संकोच कुछ कीजिए। हमने कहा प्रभु जी आप हो प्रसन्न यदि। अब देखिए कवि क्या मांगता है। हमने कहा प्रभु जी आप हो प्रसन्न यदि, भारत से भ्रष्टाचार दूर कर दीजिए। क्या बात। हमने कहा प्रभु जी आप हो प्रसन्न यदि, भारत से भ्रष्टाचार दूर कर दीजिए। तो देख लक्ष्मी की ओर बेहस के बोले प्रभु, छोड़िए मजाक कुछ और मांग लीजिए। हाँ, क्या बात है, क्या ये देखिए व्यंग, बिल्कुल सही बात। छोड़िए मजाक कुछ और मांग लीजिए। सती जी, जहाँ आपकी रचनाओं में इतना खास पुट और वो सब है जो लोगों को मुस्कुराने को बाध्य कर देता है, कभी आपने कोई बुंदेली में भी कोई रचनाएं लिखी, आपका मन हुआ, क्योंकि आप भी बुंदेलखंडी हैं? हाँ, बुंदेली में मैंने लिखी है, कुछ चौकड़ियां लिखी हैं, लेकिन मुझे याद बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो अगर आपके पास संकलन में आपके मोबाइल में अगर हो तो उसमें से देख सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, वो कहीं डायरी में लिखी है होगी, कुछ बुंदेली में लिखी है मैंने रचनाएं, लेकिन क्या है कि उनको पढ़ने का अवसर नहीं। हाँ, अवसर आप चूंकि टाइट हो गए कि आपको जहाँ आपका नाम आया तो लोग मुस्कुराने के लिए थे, तो वो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, तो वो डायरी में ही दर्ज होके रह गई है। बहुत सी गजलें भी ऐसी हैं जो डायरी में दर्ज हैं, जी जी, पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। अच्छा सत्य जी, जहाँ आपने इतना 40 साल से आपका मंचीय समागम है, लोगों के बीच में जाते हैं, आपकी रचनाएं पढ़ी सुनी जाती हैं, तो क्या आपकी कोई संकलन या कुछ ऐसा तैयार हो रहा है या तैयार हुआ है या प्रकाशित हुआ है? अभी प्रकाशित तो नहीं हुआ है, और क्या है कि अभी कुछ नौकरी ऐसी थी कि समय नहीं। अब तैयारी के मूड में है? अब रिटायर्ड हो गया हूँ, तो अब मैं तैयारी कर रहा हूँ कि एक संकलन तो निकाल दिया जाए। यद्यपि हास्य व्यंग्य की संकलन को लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन एक संकलन तो मेरे को निकालना है जी, जिससे कि बहुत से क्या है कि आप देखिए आज से 40 साल 25 साल 30 साल पहले जो स्थिति परिस्थिति थी उस पर व्यंग्य लिखे गए। आज वो व्यंग्य मैं पढ़ूंगा तो भी लोग सुनना पसंद नहीं करते, खत्म हो जाती है, सामयिकता खत्म हो जाती है जी। लेकिन कुछ रचनाएं होती हैं जो कालजयी होती हैं जी, वो भी बहुत सी रचनाएं हैं, तो एक संकलन तो निकालना है जी। सतीश जी, एक बड़ा रुमानी सवाल, आप जैसा कि आपने बताया कि आप के नाम के साथ ये जुड़ा हुआ है कि जहाँ सतीश जी होंगे तो वहाँ मुस्कुराहट अपने आप पनपती है, तो अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, अगले जन्म में क्या आप वापस इसी वजूद में आना चाहेंगे या कुछ मॉडिफिकेशन करके आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ कि अभी जिस स्तर तक मुझे लोगों को हंसाना चाहिए, जितने ज्यादा लोगों को हंसाना चाहिए, वो शायद अभी काम पूरा नहीं हो पाएगा इस जन्म में। तो अगला जन्म लूं तो फिर यही काम करूं कि लोगों को मुस्कुराहट पाऊं, क्योंकि इससे अच्छा मुझे कभी काम नहीं लगता है। मुझे चेहरे मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बच्चों में के पास भी जब जाता हूँ, किसी के पास जाता हूँ, तो मेरा प्रयास यही रहता है कोई बात ऐसी की जाए उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। मैं केवल मुस्कुराहट बांटना चाहता हूँ। सत्य जी, मैं चाहूंगा कि चलते चलते आपकी एक और ऐसी रचना जो हमारे दर्शकों के चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ दी। देखिए, रचना आपने कहा तो मुझे एक घटना याद आ गई है। वो रचना, छोटी सी रचना आपको सुनाता हूँ। एक्चुअली क्या है, व्यंग्य की ओर मेरा दिमाग ज्यादा जाता है। कुछ ये भी होता है, उम्र का पड़ाव भी होता है। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना घटी थी। मैं कवि सम्मेलन में जा रहा था, तो एक दो लोग हमारे मित्र थे, तो एक ढाबे पर हम लोग रुके। तो
चाय पीने के लिए, तो उधर चाय का ऑर्डर दिया, तो वो लड़का आया, कच्छा पहने हुए था, 7-8 साल का लड़का था, उसने चाय रख दी और जाने लगा। तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा बेटा क्या नाम है? बोला चंद्रशेखर। मैंने कहा क्या उम्र है? 8 साल। इतना कहते हुए वो चला गया और दूसरे टेबलों पर जो गिलास रखे थे कांच के, उसने उठाए, बटोर के वो धोने के लिए चला गया। वहां एक घटना घटती है और व्यंग निकल के आता है। उसका नाम देखिए, उसके नाम से व्यंग निकल आया जी, उसका नाम चंद्रशेखर। और वहां एक घटना घटती है, बोले ऐसे रचना का जन्म हो जाता है। सुनिएगा कि बचपन जवानी का बोझ ढो रहा है, बचपन जवानी का बोझ ढो रहा है। वो देखो 8 साल का चंद्रशेखर जूठे गिलास धो रहा है। क्या बात है? बचपन जवानी का बोझ ढो रहा है, वो देखो 8 साल का चंद्रशेखर जूठे गिलास धो रहा है। दिन भर पसीना बहाता है, तब कहीं जाकर कमबख्त पेट भर पाता है। दिन भर पसीना बहाता है, तब कहीं जाकर कमबख्त पेट भर पाता है। धोते धोते एक गिलास हाथ से छूट गया, जमीन पर गिरा और टूट गया। धोते धोते एक गिलास हाथ से छूट गया, जमीन पर गिरा और टूट गया। गिलास के टूटते ही मालिक और मालकिन चंद्रशेखर पर टूट पड़े। गिलास के टूटते ही मालिक और मालकिन चंद्रशेखर पर टूट पड़े। मालिक ने गालियां बकी, मालकिन ने डंडे बरसाए। भाई साहब मुझे अंग्रेजों के कोड़े याद आए। भाई साहब मुझे अंग्रेजों के कोड़े याद आए, जब देश गुलाम था, जब चंद्रशेखर आजाद था। जब देश गुलाम था तब चंद्रशेखर आजाद था। आज देश आजाद है लेकिन चंद्रशेखर गुलाम है, चंद्रशेखर गुलाम है। बहुत शानदार। मुझे पीड़ा हुई बाल मजदूरी की, बालों से बच्चों से मजदूरी नहीं कराना चाहिए, ये व्यंग निकल के आ गया। यद्यपि सरकार इसके लिए मना करती है, प्रयास भी कर रही है, लेकिन हम लोग, हमारी समाज के लोग ही नहीं मानते हैं और बाल मजदूरी कराते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। तो कवि को कष्ट हुआ और ये व्यंग निकल के आ गया। सत्य जी, बंजारा बीट आप देख रहे हैं वर्षों से। हमारा चैनल एक अनोखा और स्पेशल फीचर परोसता है। कुछ नए लोगों को, कुछ नए कलाकारों को इसमें समाहित करता है। बुंदेलखंड के कोने कोने में जाकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अंतिम किनारे पर बैठा हुआ कलाकार हमसे छूट ना जाए। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा संदेश दें जो मुस्कुराहट भी लाए और प्रेरणा भी बने। बंजारा बीट चैनल को अगर हम कहें तो ये खोजी चैनल है। काफी दिनों से मैं आपके चैनल से जुड़ा हूं, देखता हूं वाकई में आप ऐसे लोगों को खोज के ला रहे हैं जो दबे पड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, इसी के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं और ये काम आप सतत करते रहें। और इस काम में हम सब लोग और जो भी हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे भी यही कहूंगा कि आपके पास बंजारा बीट्स का लिंक आपके पास है। अगर आपके आसपास कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कलाकार है, इसके अंदर कोई क्षमता है, ये कुछ लीक से हटके है, कुछ कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है, कला के लिए कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, कुछ अपने उदर पोषण के अलावा कुछ कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप खरे साहब तक पहुंचाएं और सहयोग करें कि खरे साहब उस तक पहुंचे। तो बंजारा बीट्स का जो उद्देश्य है वो ऐसे ही पूर्ण होगा, ऐसे ही पूर्ण होगा। आपका इतना ही सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे सत्य प्रकाश सत्य जी, जिनकी ख्वाहिश है कि जिंदगी के अंतिम पल तक इनसे जुड़े हुए सभी लोग मुस्कुराहट पाले हुए जिए, मुस्कुराहट के साथ ही जिए। बंजारा बीट से बात करने के लिए सत्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।